गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम लोगों का इस बार नारा क्या है? अब की बार 110 पार, यानी 66वीं बीपीएससी होगा, उसमें 110 से ज़्यादा नंबर लाना है और अपना प्योर जो अपना हम लोग का जो प्री एग्ज़ाम होगा वो हर हाल में सिक्योर करना है। देख लेते हैं। हम कहते हैं 110, तो बार बार लोग कहते हैं कि भाई 110 कहाँ आता है। तो सही बात है, मेहनत करोगे तो ज़रूर आएगा। कट ऑफ तो प्रायः 97 रहेगा या 98 रहेगा या 96, इससे ज़्यादा तो कभी बीपीएससी का कट ऑफ नहीं रहता है। तो जनरल का 96, 97, 98 है तो अच्छी बात है। और जो रिजर्व है उसमें तो बहुत ही कम कट ऑफ चला जाता है। देखिए, हम 109 लाए थे, लेकिन इस बार 110 से ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी साथ में मेहनत करेंगे तो आप लोगों का भी आराम से आएगा। तो शुरू करते हैं। 110 नंबर अगर लाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पुराने साल के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर है उनका अवलोकन कर लेना चाहिए। तो उस सब के लिए जो नया नया एग्ज़ाम, जो नया नया एक प्रकाशन आया है, जो घटान चक्र तो पुराना ही है लेकिन यह मार्केट में आजकल बहुत अच्छा तरह से ट्रेंड कर रहा है। तो यह अच्छा है क्योंकि इसमें सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं अब तक बीपीएससी के, तो यानी कि कहाँ से, तो 38वीं से लेकर 65वीं तक का सबका दिया हुआ है। और इसमें सारे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हैं, जैसे कि इतिहास का अलग, राज्य व्यवस्था, समसामयिकी, विविध, बिहार राज्य से संबंधित, या इकोनॉमिक्स हो, या सामान्य विज्ञान, या सामान्य भूगोल, या गणित, सबका अलग अलग दिया हुआ है। अतः पढ़ने में भी आसानी होती है। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने जो प्राचीन काल है और मध्यकाल, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे वह देख चुके हैं। आज हम लोग आधुनिक काल से शुरू करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह मध्यकाल का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर कौन होगा? ये तो हर कोई जानता है। उनका नाम था मुहम्मद शाह, और पूरा नाम मुहम्मद शाह रंगीला। पहले नाम इसका क्या था? रोशन अख्तर था। इसी के समय करनाल में युद्ध होता है। मुहम्मद शाह रंगीला यानी कि मुगल भरसेज नादिर शाह का आक्रमण होगा और करनाल में मुगल सेना हार जाएगी और नादिर शाह सब कुछ लूट कर ले जाएगा। यह घटना है 1739 की। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? यानी उस इतना पावरफुल वजीर हो गया कि राजा को ही उसके राजधानी में आने न दिया। तो यह बात है कब की? तो शाह आलम द्वितीय के साथ ऐसा घटना हुआ था और यह घटना है 1759 से 1806 तक। यानी शाह आलम दो 1759 से 1806 तक गद्दी पर बैठा और उसका वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। और अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था, लेकिन राज्यारोहण करने के लिए उसको दिल्ली नहीं आने दिया। 1760 ईस्वी से 1771 तक दिल्ली का गद्दी खाली रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली पर पुनः काबिज होगा। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यानी इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में अब तक, उन सबको आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। तो उनका वायसराय कौन हुआ भारत में? उसका नाम था अल्मीरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा का आगमन होता है। काल 1505 से लेकर 1509 तक का समय है। किसका? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा का। वह 1905 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कब? 1505 में। 1509 में अल्मीरा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज दीव में किला बनवाया। कहाँ? तो अंज दीव में किला बनवाया। किसने? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने। पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का भी समाधान किया, यानी कि कोचीन पर भी नियंत्रण किसके? तो पुर्तगालियों ने कर लिया था। किसके समय में? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के समय की घटना है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यह बार बार क्वेश्चन आता है।
ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो यह बात है पुर्तगालियों से संबंधित है। इन्होंने क्या लाया था? कार्टेज सिस्टम लाया था, यानी कि आप टैक्स दीजिए तब आप व्यापार कर सकते हैं, नहीं तो आपके सामान की कोई गारंटी न है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसने? तो जहांगीर ने। किससे? तो खान की उपाधि। किसको? तो अंग्रेज को। तो वह अंग्रेज कौन था? इसका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और वह एक व्यापारी भी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत आया था। कौन? तो जेम्स प्रथम का संदेश लेकर। कौन आया था? तो हॉकिंस आया था। और कहाँ पहुंचा? तो 1608 में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब व फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि हॉकिंस यहाँ आया था तो यह बात कैसे करेगा? तो यह जो मुगलों की भाषा थी, सरकारी भाषा कहेंगे उसको, क्या नाम था उसका? तो फारसी। तो इसने मुगलों की भाषा में बात किया था, अतः मुगल खुश हो गए और उन्होंने उपाधि दे डाली। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों की बात हो रही है तो सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की सूरत में स्थापित होगी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति नहीं मिली। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही वह अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष भारत में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यानी डच मतलब कौन? डच यानी डेनमार्क नहीं, डच मतलब हॉलैंड वाले या नीदरलैंड वाले। तो इन्होंने कहा तो पटना में। तो यह घटना है ई, यानी इसका आंसर बीपीसी ने कुछ अलग माना है। तो देखते हैं 1638 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। कब? 1638 में। और ये इतिहासकार हैं, इन्होंने बताया कि 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए, यानी कि उसको नफा न हुआ डचों को। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या माना था? 1632 माना था। याद कर लीजिए 1632, 1638 दोनों इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है, यानी कि इंग्लैंड वाले और फ्रांसीसी आपस में लड़ेंगे। तो इसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था, जिसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध था, यानी यूरोप में, जो 1740 में आरंभ हुआ था का यह विस्तार मात्र था। गिरी सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया, यानी कि युद्ध हुआ कहाँ? यूरोप में। कारण ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध। लेकिन जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में ये लोग थे, यानी कि वहाँ पर उनके पापा चाचा लड़ रहे हैं तो उनके बच्चे जहाँ जहाँ हैं वो भी आपस में युद्ध करना आरंभ कर देंगे, इतना ही हुआ था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया। यह तत्कालिक कारण था युद्ध का। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, याद कीजिए, अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी यानी
चेन्नई की बात करें नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। एला सापल, क्या जगह का नाम क्या है? एला सापल की संधि। ये कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कब? तो 1748 में। इससे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का फैसला होगा और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ जहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेजों की कॉलोनियाँ थी वहाँ भी युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जगह का नाम कहीं पूछते तो याद कर लीजिए, सेंट थोमी का युद्ध किससे संबंधित है? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? यानी अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को कहाँ हराया? स्वाली के स्थान पर। तो कहाँ? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था स्वाली में। यानी कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो थॉमस बेस्ट। तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में अन्य सहयोगी फैक्ट्रियाँ भी स्थापित कर दी। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहाँ? तो बिहार। आज का बिहार नहीं है, आज का बिहार उपेक्षित बिहार है, लेकिन उस समय बिहार महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार की बात है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? रॉबर्ट क्लाइव ने जब प्लासी का युद्ध किया तो वहाँ पर जीत किया उसकी, यानी 1757 की बात है। उसके बाद वह पुनः इंग्लैंड चला जाता है। फिर उसके बाद में कौन सा युद्ध होगा? तो उसके बाद युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। लेकिन बात है कि कुछ पहले आते हैं हम लोग। तो जब बक्सर का युद्ध होगा तो उस समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन रहेगा? तो उसका नाम याद कीजिए। उसी गवर्नर जनरल के काल में जब बक्सर का युद्ध होगा और जिसमें अंग्रेज वर्सेज सारे इंडियन और सब के सब हार जाएंगे युद्ध। जब हार जाएंगे तो समझौता होगा। लेकिन फिर पूछिएगा तो समझौता में यह लॉर्ड क्लाइव है, यह कहाँ से आ गया? क्योंकि क्लाइव पहले नहीं था, इंग्लैंड चला गया था, लेकिन फिर क्लाइव रिटर्न होगा। और जब रिटर्न होगा तो जो उस समय वहाँ के जिसके मुनरो के नेतृत्व में जब युद्ध हुआ था तो मुनरो फिर वापस होगा और फिर यह रॉबर्ट क्लाइव पुनः संधि करता है। और यह संधि करेगा, यह बहुत ही इसको कहते हैं कि कंफ्यूज संधि था, जिसमें द्वंद्व शासन होगा। और इस द्वंद्व शासन में क्या होगा? द्वंद्व शासन में जो जितने भी कर राजस्व यानी पैसा लेने वाला काम था वह अंग्रेज अपने हाथ में लेंगे और लोक कल्याणकारी राज्य या कानून व्यवस्था यह सब वहीं के नवाब को छोड़ दिया जाएगा, यानी बंगाल की बात है। तो देखते हैं। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी में होगा, जिसमें भगोड़े सम्राट शाह आलम यानी मुगल सम्राट को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, क्योंकि 3 का मोर्चा था। एक मीर कासिम, दूसरा अवध के नवाब और तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम। और युद्ध हार जाएंगे तो तीनों से अलग अलग संधि किया जाएगा। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। यानी मुगलों से ये लोग जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था उसका रजिस्ट्री करवा लिए, यानी दीवानी अधिकार ले लिए। जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी और निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी, क्योंकि कंपनी के पास एसेट कम था, कंपनी के पास कर्मचारी कम थे। अतः वे लोग चाहते थे कि यहीं के लोगों से को इस्तेमाल करके उनसे कर वसूला जाए। इसलिए उन्होंने 2 उप दीवान नियुक्त किए। एक मुर्शिदाबाद यानी बंगाल में, उसका नाम था कि मोहम्मद रजा खां के नेतृत्व में। दूसरा बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में कार्य करते थे, यानी ये लोग उप नाजिम हो गए। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था और उत्तरदायित्व किसका हो गया?
कंपनी का है, यानी कि मुनाफा किसको मिलेगा, कंपनी का। और ये तलवार कौन चला रहे हैं, बंदूक, तो यहीं के लोग चला रहे हैं। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब, तो बक्सर के युद्ध के बाद, यानी 12 अगस्त 1765 को। और यह कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया, यानी अब वो दिल्ली न जाएंगे। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को पुनः वापस मिल जाएगा। और 12 अगस्त 1765 को जो मुग़ल बादशाह शाह आलम है वह फरमान जारी करेगा, और इस फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय में, यानी कि 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी ही बनकर मात्र रह गए थे। तभी तो जो राजा राम मोहन राय है, इनको कौन, तो बहादुर शाह अकबर द्वितीय अपना वकील बनाकर इंग्लैंड भेजेगा कि ताकि वह महारानी से कहकर पेंशन बढ़वा दे। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, तो यह विवादित क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे तो कहावत है कि उसकी सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लाल किले में ही वह सिमट कर रह गया था। तो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में, यानी कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय नहीं, उससे पहले ही मुग़ल काल सिमट चुका था। और फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम औज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुग़ल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको डिलीट कर दिया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे, तो शाह सूजा से प्राप्त किया था। तो पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिला और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मुहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई, याद कीजिए, बरकजई सरदारों जैसे फतह का दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार स्वयं कर लेगा। इसी अवसर पर शाह सूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तूनतुनिया यानी आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे थे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई, तो टीपू सुल्तान के साथ। यह घटना है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध की, यानी जो 1790 से 1792 तक होगा। और मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी जो 1792 में हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नावालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे।
कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। यानी इसका क्या इशारा था कि निजाम और मराठों को इससे ज़्यादा लाभ न हुआ। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में। क्या नाम है उसका? कैप्टन सिलीमैन। तो यह घटना कब की है? देखिए, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित हैं, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भगवान भवानी की पूजा करते थे। काली, दुर्गा अथवा भवानी। प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का सहयोग किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है? याद कीजिए, द्वैध शासक का जनक तो कौन? नाम याद कर लीजिए, सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस। तो सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। भारत शासक अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में शुरू होगा और 1935 में खत्म हो जाएगा, और 1935 के बाद द्वैध शासन केंद्र में लागू होगी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल का यह घटना है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर यानी बिहार स्पेशल। इसका क्या उद्देश्य था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, जिस समय 1857 का विद्रोह होगा। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इसका कार्यकाल देखिए 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अंग्रेजी सेना, यहाँ देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यानी अंग्रेजी भारतीय सेना आज़ादी से पहले की बात हो रही है, उसमें क्या लाया? तो चर्बी वाले कारतूस थे। उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल में ये चर्बी वाले कारतूस का यूज होना था, जिसको लेकर विवाद होता है, और अंततः 1857 की क्रांति इसका चरम स्थिति है। यह घटना है दिसंबर 1856 की। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो एक बार विभाग माना कुंवर सिंह, और फिर दूसरी बार पलट जाता है। देखिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोह का झंडा बुलंद किया। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजी की जो सत्ता थी यानी सेना को हरा दिया, तब ना अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार की बात हो तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह की बात हो। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1882 में उनका जन्म हुआ, यानी शाहाबाद के नेता थे। और किंतु सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। कहाँ? तो जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। अतः कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो जगदीशपुर, यानी जो आज का आरा डिस्ट्रिक्ट है उस क्षेत्र के। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया और इस प्रश्न का उत्तर बीपीएससी ने क्या माना था? पटना माना था, जबकि इसका उत्तर आरा होना चाहिए था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके नेता एक पुस्तक विक्रेता थे। नाम उनका पीर अली था, लेकिन हम लोग अगर कुंवर सिंह इसमें विकल्प है तो यह भी माना जा सकता है। तो पटना यानी बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी पटना में। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? तो जगह का नाम है जगदीशपुर, यानी आरा की बात हो रही है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट कर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। कौन कौन? तो कुंवर सिंह को दबाने में कौन कौन लोग आए? तो विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर का योगदान है। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह। आगे देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। और इनका क्षेत्र देख लेते हैं। तो जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया। लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वे शहीद हो गए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोहों में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपने नेतृत्व प्रदान किया था। यानी फैजाबाद यानी यह बात हो रही है आपकी अयोध्या की।
और कौन, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये अंग्रेजों के सबसे बड़े सिर दर्द थे। वह मूलतः तमिलनाडु में औरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर यानी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है यह। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसमें किसका नाम आता है? तो मिर्जा गालिब का नाम आता है। तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? बताइए इसमें से कौन सा कारण था जिससे वे विद्रोही न बने थे? या तो सिंपल, यहाँ देखिए, अधिकारियों की अक्षमता। क्या वहाँ के अधिकारी अक्षम थे? ये गलत बात है। यानी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास तो सही है, इससे भी विद्रोह फैला, अविश्वास फैल गया। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, यह भी अविश्वास पैदा करता है। भत्ते की रोकथाम, यह भी करेगा, लेकिन डी नहीं करेगा। तो अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किन लोगों ने न लिया था? तो साहूकार। तो साहूकार क्यों लेंगे? क्योंकि इन लोगों का ही तो काल था। और जमींदार, ये दोनों तो, इन दोनों का जो अस्तित्व आया ये तो अंग्रेजों के समय में ही आया था। अतः ये लोग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, वे विद्रोह में शामिल न हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के शासक जो सिख शासक थे, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोहों को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की, यानी सैनिक से मदद की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की थी कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, यानी अंग्रेजों को उड़ा देता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ न दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, यानी कि अंग्रेजों के प्रति इन लोगों में भक्ति थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं तथा उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। सही बात है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथवा हुआ कि महाराजाओं तथा उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। अब इसमें से कौन सही है, कौन गलत है? आगे देखिए। तो इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि उन्होंने पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, यानी कि आदमी और पैसे दोनों, मतलब कि हर तरह से अंग्रेजों को सहायता दिया था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों को धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की।
अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव, हथवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो हम लोग जानते हैं कि दानापुर या आरा, तो ये तो प्रभावित था। अतः हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को काटिए, दानापुर को भी हटाइए। पटना तो हम लोग जानते हैं कि वह भी प्रभावित इलाका था, मुजफ्फरपुर भी प्रभावित था, तो बचा कौन? तो केवल और केवल मुंगेर अप्रभावित था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ की बात है तो ये कौन था? बेगम ऑफ अवध है, यानी अवध की बेगम के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र था, वह अल्पवयस्क था। नाम पुत्र बिरजिस कादिर जो नवाब घोषित किया गया था, लेकिन सब कुछ करता धरता अवध की जो नवाब थी वही थी, वो बेगम थी। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा किया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वे नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसमें क्या होगा? सिंपल बात है, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में तो एकता थी। तो इतना सारा है, कहीं बीपीएससी और मेन भी लिखने को आ जाए तो इतना लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह की सफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, सारे लोग अपने हित के लिए लगे हुए थे। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को जो मुखिया बनाया गया था, वे नाम मात्र के प्रमुख थे, यानी वे कमज़ोर, बस ये वो नाम मात्र के एक रबर स्टैंप थे। उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेनाएं के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी अगली जगह या उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का भी अभाव था। कथन है, यहाँ देखिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। यह सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग न मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। यह भी बात सही है। तो क्या होगा? तो दोनों, यानी कि कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे, जैसे अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने क्या कहा? यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गुल करना होगा। क्यों? क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर जाती हैं कि वो सिंधिया से सपोर्ट ले सके, बदले में सिंधिया महल छोड़कर भाग जाते हैं और 30,000 से अधिक सेना अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए अंग्रेजों को दे देते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय स्वतंत्र प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इन्होंने क्या किया? पहले हम लोग जानते हैं कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 की क्रांति का एक असर यह हुआ कि अंग्रेजों की जो महारानी थी वो अब भारत पर मुख्य की भी महारानी हो जाएंगी, यानी अब भारत का शासन
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह न दिखेगा, अब डायरेक्ट इंग्लैंड के द्वारा देखा जाएगा। तो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा उनके सहयोग के लिए 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना इंग्लैंड में की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? सबसे अधिक विवाद कहाँ हुआ था? अवध में। तो क्या वो अवध से शामिल करेंगे, यानी अवध यानी बंगाल और बिहार से? तो न करेंगे। तो जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश बिहार हो उनको काट दीजिए। तो ये गए, पहले चले गए। तो सबसे अधिक जो पूर्वी बंगाल, इससे भी नहीं होगा, मद्रास से भी नहीं होगा, क्योंकि मराठी भी तो उनके खिलाफ थे। तो गोरखा यानी नेपाली, सिख और पंजाब यानी उत्तरी प्रांत से ये अंग्रेजों के भक्त से निकले। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया और एक पील कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें सेना का जो अनुपात पहले 1:6 के अनुपात में था, यानी कि 6 भारतीय 1 यूरोपीय, अब यह 2:1 कर दिया गया था, यानी 2 भारतीय और 1 अंग्रेज, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर भी आधारित थी। यानी कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जो ब्राह्मण या सवर्ण जातियां थी या हिंदू, इन लोगों को बहाल न किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल, पंजाब, गोरखा आदि लोगों को अधिक से अधिक सेना में बहाली मिली। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? यह षड्यंत्र था। किसने कहा था? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। यही जेम्स आउटरम है जिसने अवध को जो हड़पा गया था उसमें एक पहले रिपोर्ट पेश करना था। तो यही सर जेम्स आउटरम ने एक रिपोर्ट पेश किया था कि अवध में कुशासन है। तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस तथा सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा है। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। यानी सैनिक अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने विद्रोह किया था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? उसका नाम है पील आयोग। क्या नाम है उसका नाम? तो पील आयोग की बात है। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले 45,000 थी, जिसे बढ़ाकर 65,000 कर दी गई, और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई थी। यानी कि बंगाल में यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों का जो अनुपात पहले 1:3 था, अब क्या कर दिया जाएगा? वर्तमान की बात है तो बंगाल में 1 यूरोपियों पर 2 भारतीय सैनिक, और मद्रास और मुंबई में 1 यूरोपीय सैनिक पर 3 भारतीय सैनिकों को रखा गया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह, तो इसका संबंध था, रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी, यानी ऑप्शन सी है। तो 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास
याद कीजिए, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी। ददनी मतलब क्या, पहले ही समझौता करा लेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी इसमें किसान से ही डायरेक्ट अब किसान को ही भूस्वामी मान लिया गया था। और तो जब भूस्वामी है तो किसान ही भू राजस्व अंग्रेजों को अदा करेगा। तो वह कौन सा प्रथा है? तो वह है रैयतवाड़ी प्रथा। तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों से ही डायरेक्ट एग्रीमेंट किया और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो दीनबंधु मित्र है, जो 1859-60 की घटना है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। तो पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू, यह पुत्र भी था और उत्तराधिकारी था टीपू, जो धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारे यानी टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति किया था। फराजी कौन थे? तो फराजी ये लोग हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थी। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों के प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फैराजी आंदोलन की शुरुआत करने का संबंध, जो नाम है, किससे है? तो हाजी शरीयतुल्लाह से है संबंध। फैराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह है। अब कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका संबंध पंजाब से है और नाम क्या है उनका? गुरु राम सिंह। तो यहाँ देखिए, कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन, पश्चिम बंगाल की बात हो रही कूका, तो कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में शुरू होगा 1840 में और भगत जवाहर मल द्वारा किया गया है, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ गलत लिखा है। कूका आंदोलन का संबंध पंजाब से है, यानी यह सिखों से संबंधित है, और कुकी आंदोलन उसका संबंध था नॉर्थ ईस्ट से। अगली बार मिलेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।